बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज 19th लेक्चर अपना करेंगे लीनियर अलजेब्रा का। आज हम बुक का 7th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स ऐसी वैल्यूज़ और वेक्टर्स हैं जो किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ रिलेटेड हो सकते हैं। तो हमने जैसे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने लास्ट टाइम जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके लिए हम कोई एक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। नेचुरल बेसिस के लिए मैट्रिक्स हमने लिखा वो कुछ डिफरेंट था, और अगर कोई और बेसिस यूज़ करें तो उसके लिए जो मैट्रिक्स होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन कर रहे हैं एक सेट से उसी सेट में, जिस तरह से कि हमने कहा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर ऑपरेटर कहते हैं अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन v से v पर ही डिफ़ाइंड हो। तो आज हम इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि v से v पर डिफ़ाइंड है ऑफ एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v into itself, then L maps a vector v in v to another vector L of v in v। तो एक वेक्टर जो v है सेट पहले सेट v में से, उसको L जो है वो एक और वेक्टर असाइन करता है, लेकिन वो कहाँ पर होगा, वो भी v को ही बिलोंग करेगा क्योंकि दूसरा सेट जो है हमारा वो भी v ही है। तो L ऑफ v एक और वेक्टर असाइन हो जाएगा वेक्टर v को। तो ओवरऑल स्पेस एक ही है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, जिसमें से कि एक वेक्टर को कोई और वेक्टर असाइन कर दिया जाएगा। अब इसमें जो मेन थीम है ये आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स का, उसका मकसद ये है कि जब एक वेक्टर स्पेस में से उसी वेक्टर स्पेस में कोई एक वेक्टर को दूसरा वेक्टर असाइन कर दिया जाए, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि L ऑफ v जो है वेक्टर, वो वेक्टर v के पैरेलल हो सकता है। अब अगर तो वेक्टर v जो है वो हम ज़ीरो ले लें, ज़ीरो वेक्टर, तो फिर L ऑफ ज़ीरो ज़ीरो के बराबर होगा, यानी आउटपुट में भी ज़ीरो आएगा। इसलिए L ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो का मल्टीपल हम कह सकते हैं उसको, कि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो वेक्टर बनेगा, और इसलिए फिर हम ज़ीरो वेक्टर को कह सकते हैं कि वो अपने पैरेलल है। लेकिन हम यहाँ पे ज़ीरो वेक्टर्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि नॉन ज़ीरो वेक्टर्स की बात करेंगे, क्योंकि ज़ीरो वेक्टर्स की तो कन्वीनियंट है बात। जो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं उनके बारे में देखना पड़ेगा कि अगर कोई वेक्टर v है किसी स्पेस v के अंदर, और वो वेक्टर जो है उसके पैरेलल अगर हम देखना चाह रहे हैं कि L ऑफ v क्या उसके पैरेलल ऐसे वेक्टर्स जनरेट किए जा सकते हैं जो कि वेक्टर्स v के पैरेलल हों। तो इस एग्ज़ाम्पल 1 में हम आज यही करेंगे कि ऑलरेडी हमें पता है कि जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसी मैट्रिक्स से भी रिप्रेजेंट हो सकती है, और विदाउट मैट्रिक्स भी हम उसको लिख सकते हैं। तो L is from R2 to R2 be a reflection with respect to the x-axis defined by L of v is equal to L of x1 x2 is equal to x1 minus x2। ये हमें याद है कि जो हमने रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस किया था, तो उसमें क्या होता है कि जो पहला कोऑर्डिनेट है वो सेम रहता है, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी y की वैल्यू अगर x2 है तो वो माइनस x2 हो जाएगी। तो इस तरह से वेक्टर v जो है वो रिफ्लेक्ट होके L ऑफ v आ जाता है, और रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस होती है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या वेक्टर v जो हमने यहाँ लिया है x1 x2, ये कोई भी वेक्टर यहाँ पे हमारे पास R2 के अंदर हो सकता है। तो कोई ऐसा वेक्टर v है कि जब हम L ऑफ v उसका कैलकुलेट करें तो वो उसके पैरेलल आ जाए, ठीक है। ऑल्दो कि हमें पता है कि जो भी हमारा यहाँ पे वेक्टर है उसका रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस आता है, तो हमें यहाँ पे चारों कोऑर्डिनेट्स में
4 क्वाड्रेंट्स हैं यहाँ पे। चारों क्वाड्रेंट्स में ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा वेक्टर है कि जब हम उस पे एल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो जो आउटपुट में वेक्टर आए वो उसके पैरेलल आ जाए। ठीक है, सेम डायरेक्शन में भी पैरेलल हो सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें नज़र आ रहा है कि आउटपुट में x1 और x2 को कन्वर्ट करके x1 और -x2 बना देता है। तो हम यहाँ पर बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स के हमें पता है कि अगर हमें L ऑफ x1 x2 कोई वेक्टर है तो इस वेक्टर के पैरेलल कोई वेक्टर फाइंड करना है, तो हम इसमें जो वेक्टर है x1 x2 इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा। मसलन हमें इसको कहते हैं कि कोई भी वेक्टर x1 x2 है, अगर हमें इसके पैरेलल वेक्टर लिखना है तो हम लिख देंगे एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद दिस x1 x2। तो अगर हम लैम्डा कह दें उसको, तो लैम्डा को x1 x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x1 x2 वेक्टर के कोई पैरेलल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं L ऑफ x1 x2 के पैरेलल वेक्टर। तो L ऑफ x1 x2 के पैरेलल वेक्टर वही होना चाहिए जो कि हमने x1 x2 के पैरेलल का है। तो x1 x2 के पैरेलल वेक्टर को हमने लैम्डा x1 x2 से रिप्रेजेंट किया है, तो लैम्डा x1 x2 को हमें यहाँ पे L ऑफ x1 x2 के बराबर रखना पड़ेगा ताकि जो x1 x2 वेक्टर है वो L ऑफ x1 x2 के भी पैरेलल आए। ठीक है, तो जब हम इस तरह से करेंगे L ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ x1 x2, तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ L ऑफ x1 x2 हमारे पास इसकी वैल्यू है x1 माइनस x2। तो हम यहाँ से लैम्डा x1 x2 को इक्वल रख सकते हैं x1 माइनस x2 के। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं और इनका कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करने से हमें यहाँ पर लैम्डा x1 इक्वल आ जाता है x1 के और लैम्डा x2 इक्वल आ जाता है माइनस x2 के। जब ये इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो v हमारे पास यहाँ पर हमने कहा है कि नॉन ज़ीरो वेक्टर है, इसलिए दोनों कंपोनेंट x1 और x2 जो हैं वो एट द सेम टाइम ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो ज़ीरो होंगे तो वो तो ज़ीरो वेक्टर बन जाएगा। तो अगर ये दोनों एट अ टाइम ज़ीरो नहीं हैं तो हम अगर किसी फर्स्ट इक्वेशन को फॉर एग्जांपल लेते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास आता है अगर x1 कॉमन ले लें तो लैम्डा -1 इंटू x1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x1 को अगर हम नॉन ज़ीरो लेते हैं तो हमें लैम्डा -1 को ज़ीरो लेना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन से, और लैम्डा -1 इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन अ केस कि अगर हम x1 को नॉन ज़ीरो लेते हैं तो हमें लैम्डा 1 रखना पड़ेगा। तो हमारा जो वेक्टर बनेगा उसमें x1 तो नॉन ज़ीरो होगा लेकिन x2 ज़ीरो होगा। तो हमारा जो वेक्टर आएगा x1 x2 उसमें जो हमारा x1 की वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो है और x2 जो है उसको हमने ज़ीरो ले लिया है। तो इससे क्या होगा कि x1 की जगह पर हम कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू ले सकते हैं। क्या वैल्यू लेंगे यहाँ पे x1 की जगह पर? हम r ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पहला कंपोनेंट है उसको r ले लेते हैं और दूसरा कंपोनेंट जो है वो उसको हमें ज़ीरो लेना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम हम कह रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यू 1 है। तो लैम्डा जो 1 वैल्यू है ये इसको हम कहेंगे आइगन वैल्यू, और जो वेक्टर v है जिसमें कि जो पहला कंपोनेंट है वो हमने कहा नॉन ज़ीरो है तो कोई भी वैल्यू उसकी ले सकते हैं और दूसरा कंपोनेंट ज़ीरो होगा। तो इस तरह से ये जो वेक्टर्स हैं ये बहुत सारे वेक्टर्स जनरेट होंगे। इन सारे वेक्टर्स को हम आइगन वेक्टर्स कहते हैं रिलेटेड विद दिस आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा की एक वैल्यू के लिए बहुत सारे वेक्टर्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आइगन वेक्टर्स बहुत सारे हैं, और ये सारे वेक्टर्स ऐसे हैं कि जिनमें पहला कंपोनेंट नॉन ज़ीरो है, दूसरा कंपोनेंट ज़ीरो है। तो ये सारे वेक्टर्स कहाँ पर लाई करते हैं कि जिसमें x की वैल्यू चेंज होती है लेकिन y की वैल्यू ज़ीरो रहती है। तो ये सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं x एक्सिस के ऊपर आ जाएंगे, यानी ये जो लाइन है x एक्सिस की इसके ऊपर लाई करेंगे, क्योंकि इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू ज़ीरो होती है और x की वैल्यू चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पर
शॉर्ट लेंथ 1 के साथ वेक्टर हो सकता है, 2 लेंथ के साथ हो सकता है, 3 के साथ, 4 के साथ। तो इस तरह के बहुत सारे वेक्टर्स जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे होंगे इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि आर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा वेक्टर है यानी वो सारे वेक्टर्स जो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं ये हमारे आ जाते हैं इसमें जो आइगन वेक्टर्स हैं सारे वो एक्स एक्सिस पे जितने भी हैं वो उनको रिप्रेजेंट करें रिलेटेड विद दिस आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं दूसरी इक्वेशन पे। तो जब दूसरी इक्वेशन में हम देखते हैं तो ये आता है लैम्डा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x2 इज इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन से। तो लैम्डा प्लस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय x2 इज इक्वल टू 0 मीन्स कि अगर हम x2 को 0 ले लेते हैं तो नहीं x2 को हम ज़ीरो नहीं लेते। अब हम क्या करते हैं कि x1 को ज़ीरो ले लेते हैं और x2 को नॉन ज़ीरो लेते हैं। तो अगर x2 यहाँ पे नॉन ज़ीरो हो तो फिर हमें लैम्डा प्लस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय x2 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 का मतलब है कि लैम्डा की वैल्यू -1 है। तो अगर लैम्डा की वैल्यू -1 हो तो हम x2 को नॉन ज़ीरो ले रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर हमने लैम्डा प्लस 1 को 0 लिखा है और x2 को नॉन ज़ीरो रखा है। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास वेक्टर जनरेट होगा उसमें x2 की वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो हम उसको कोई भी वैल्यू s ले लेते हैं, s सपोज कर लेते हैं, और पहला जो कंपोनेंट है x1 उसको 0 रख लेते हैं। तो इससे हमारे पास ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स आएगा उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। तो ये हमारा वेक्टर आएगा जो y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, क्योंकि अगर y एक्सिस पर 1 लेंथ है, हाइट 1 है, तो 1 हाइट के साथ जो वेक्टर होगा उसके लिए x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट 1 होगा। इसी तरह से y की वैल्यू -1 के लिए 0 - 1 वेक्टर बनेगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और लेंथ उसकी 1 होगी। तो इस तरह से हमारे पास ये दूसरा सेट ऑफ वेक्टर्स आ जाता है जो कि y एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, और इसमें ये एक वेक्टर नहीं है बल्कि s की वैल्यू चेंज करने से हमारे पास y एक्सिस के अलोंग बहुत सारे वेक्टर्स आ जाएंगे, पॉजिटिव y डायरेक्शन में भी और नेगेटिव y डायरेक्शन में भी, विद सम लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो ये जो y लैम्डा की वैल्यू -1 है ये एक और आइगन वैल्यू है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स जो हैं वो इनफाइनाइट हैं और वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे वेक्टर v से, जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वेक्टर की। तो इस एग्जांपल में हमने देखा है कि आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1 से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं r 0 की फॉर्म में, जिसमें कि x कंपोनेंट नॉन ज़ीरो है और y कंपोनेंट 0 है। तो ये वो सारे वेक्टर्स आ जाते हैं जो x एक्सिस के अलोंग आते हैं या नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग आते हैं। इसी तरह से दूसरी आइगन वैल्यू -1 से रिलेटेड जो सेट ऑफ वेक्टर्स आता है वो अलोंग y एक्सिस आता है, और y एक्सिस में पॉजिटिव y डायरेक्शन में भी हो सकता है वेक्टर और नेगेटिव y डायरेक्शन में भी हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं एग्जांपल 2 पे। लेट L इज़ फ्रॉम R2 to R2 बी द लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड बाय L x y is equal to cos phi minus sin phi and cos phi, and this is the vector x y, a counterclockwise rotation through the angle phi, और phi जो है हमारा वो 0 और 2 पाई के दरमियान है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने हमारा जो पहला चैप्टर था उसमें हमने डिफ़ाइन किया था कि जो रोटेशन होती है यानी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया था, तो हमने कहा था कि कोई भी एक मैट्रिक्स जो है वो रोटेशन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसमें कि हमारे पास ये एंट्रीज इस तरह की हों, cos phi माइनस sin phi और cos phi। अब इसमें L ऑफ v जो है वो हम यहाँ पे वेक्टर को देखते हैं कि जो L ऑफ एक्स वाई है, एक्स वाई है कोई भी वेक्टर है v, तो एक्स वाई जो है उसके दो कंपोनेंट्स है, यानी यहाँ पर भी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन R2 से R2 में है। एक्स वाई दो कंपोनेंट वाला वेक्टर है जिसको L ऑफ एक्स वाई जो है वो लेकर जाएगा, उसको रोटेट कर देगा और रोटेट करके वो
यानी मूव करके वो फाई एंगल के थ्रू रोटेशन दे देगा। तो अब इसमें ऑब्वियसली कि अगर एक वेक्टर v है तो उसमें रोटेशन हो रही है तो वो पैरेलल नहीं हो सकता वेक्टर v के। एल ऑफ v जो है वो v के पैरेलल नहीं हो सकता कभी भी, सिवाय इसके कि अगर हम कहें कि जो रोटेशन है वो ज़ीरो एंगल से हो रही है, यानी फाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर एल ऑफ वी इज़ इक्वल टू वी आ जाएगा, विच मीन्स दैट एल ऑफ वी एंड वी आर इन द सेम डायरेक्शन। और फाई को अगर पाई के बराबर ले लें यानी 180 डिग्री पर रोटेट कर दें तो फिर एल ऑफ वी जो है हमारा वो माइनस वी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो एल ऑफ वी हैं और वी हैं वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये भी पैरेलल है, या एंटी पैरेलल का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। अच्छा, अब हम इसी प्रॉब्लम को हमने ऑलरेडी दो एग्जांपल्स किए हैं। एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज़ के लिए। लेट L इज़ फ्रॉम V to V बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V into itself. The number lambda is called an eigenvalue of L if there exists a non-zero vector x in V such that L of x is equal to lambda x. यानी कोई वेक्टर x है तो उसके पैरेलल वेक्टर क्या होगा, उसके कोई मल्टीपल होगा तो लैम्डा x बन जाएगा वो। और इस लैम्डा x के पैरेलल कोई वेक्टर अगर हम L ऑफ x को चाह रहे हैं कि वो इसके पैरेलल हो x वेक्टर के, तो हमें L x को लैम्डा x के बराबर रखना पड़ेगा। तो every non-zero vector x satisfying this equation is then called an eigenvector of L associated with the eigenvalue lambda. ये ऑलरेडी हमने बात कर ली है। The word eigenvalue is a hybrid. Eigenvalues are also called proper values or characteristic values or latent values, and eigenvectors are called proper vectors and so on. ठीक है, तो ये characteristic वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स भी हम इनको कह सकते हैं, आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ को। अब हम आते हैं एग्जांपल 3 पे। वेरी सिंपल एग्जांपल है। लेट L इज़ फ्रॉम V to V बी अ लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड बाय L ऑफ x इज इक्वल टू 2x. We can see that the only eigenvalue of L is lambda is equal to 2 and that every non-zero vector in V is an eigenvector of L associated with the eigenvalue lambda is equal to 2. तो बहुत ही आसान सी एक एग्जांपल उसने ले ली है कि अगर L of x की वैल्यू 2x हो तो 2x ऑब्वियसली x के पैरेलल होगा, और अगर 2x x के पैरेलल है तो 2x L of x के भी पैरेलल होगा। तो इससे यहाँ से ये पता चलता है कि L of x इज़ इक्वल टू लेमडा x मीन्स कि लेमडा जो है यहाँ पर वो 2 है, और लेमडा की वैल्यू 2 मीन्स आइगन वैल्यू जो है वो 2 है, और आइगन वैल्यू 2 से रिलेटेड वेक्टर्स कौन से होंगे, ये सारे वो वेक्टर्स होंगे जो कि यहाँ पे x वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। कोई भी नॉन ज़ीरो वेक्टर हो सकता है जिसको आप के मल्टीप्लाई कर रहे हैं x वेक्टर से। तो जैसे कि हमने इससे पहले भी एग्जांपल में देखा है कि एक लैम्डा से रिलेटेड डिफरेंट आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं। वहाँ पर तो एग्जांपल 2 में तो इनफाइनाइट वेक्टर्स थे, तो एक वैल्यू जो आइगन वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं। एग्जांपल 4 पे आते हैं। Let L is from R2 to R2 be a linear operator defined by L of A1 A2 is equal to minus A1 A2. इसमें हम थोड़ी सी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ करेंगे। यानी क्या करना है, अभी हमने जो 2-3 एग्जांपल्स देखी हैं उसमें हमने एक प्रॉपर स्पेसिफिक तरीका यूज़ किया है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स को ऑब्ज़र्व करने के लिए। यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में थोड़ा सा हटके हम देखने की कोशिश करते हैं कि कोई और भी ऐसा तरीका हो सकता है कि हम जिसमें ये देख सकें कि जो हमारे आइगन वैल्यू है और आइगन वेक्टर है उसको किसी और तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकें।
तो इसमें देखते हैं ये एग्जांपल 4 में इसने L ऑफ A1 A2 इज इक्वल टू माइनस A2 A1, यानी ये क्या कर रहा है, L जो है ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ऑपरेटर है, क्या कर रहा है कि दूसरे कंपोनेंट को पहले लिख देता है नेगेटिव साइन के साथ और पहले कंपोनेंट को बाद में लिख देता है। अब जब हम इसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो हमें पहले तो ये लिखना है L ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, यानी L ऑफ x जो है वो x के पैरेलल वेक्टर है कोई, तो हमने x के पैरेलल वेक्टर को लैम्डा x लिख दिया, यानी लैम्डा A1 A2, और L ऑफ x को लिखा है L ऑफ A1 A2। तो ये दोनों बराबर है अगर, तो L ऑफ A1 A2 जो बाय डेफिनेशन है वो माइनस A2 A1 है, वो यहाँ पे उसकी वैल्यू रखी है। अब कंपैरिजन से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है। अब इन दो इक्वेशंस में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो इक्वेशंस के अंदर A1 भी इन्वॉल्व है और A2 भी इन्वॉल्व है। तो अगर एक इक्वेशन में हम A1 की वैल्यू फाइंड करके ऑलरेडी फाइंड की हुई है, दूसरी इक्वेशन में A1 की वैल्यू लैम्डा A2 है, ये अगर वैल्यू उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस A2 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर A2। अब इसमें अगर हम A2 को नॉन ज़ीरो लेते हैं तो हमें लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 को ज़ीरो के बराबर लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से एक तो ज़ीरो होगा तभी मल्टीपल ज़ीरो के बराबर आता है। तो हमने यहाँ से लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 को ज़ीरो के बराबर रख दिया। अब लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है -1, और यहाँ से जब हम इसकी लैम्डा की वैल्यू निकालें तो वो एक प्लस आयोटा और एक माइनस आयोटा आ जाती है। This means that there is no vector A1 A2 in R2 such that L of A1 A2 is parallel to A1 A2, यानी कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में की फॉर्म में आ रही हैं वैल्यूज़। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म का मतलब ये है कि रियल सिस्टम में हमारे पास कोई ऐसी वैल्यूज़ नहीं है कि जिनसे हम कह सकें कि कोई ऐसा वेक्टर R2 में जो कि L ऑफ A1 A2 के पैरेलल आ जाए। लेकिन कॉम्प्लेक्स में आ सकती है, सी स्क्वायर में हम कह सकते हैं, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर पर अगर एल डिफ़ाइन कर दिया जाए तो फिर ये हो सकता है। लेकिन इस केस को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते क्योंकि हम आम तौर पे R2 से R2 में डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि R2 से R2 के अंदर कोई भी ऐसा वेक्टर नहीं है जो कि L ऑफ x के पैरेलल हो, यानी L ऑफ x इज़ इक्वल टू लैम्डा एक्स। इसके बाद आते हैं हम एग्जाम्पल 5 पे। ओके, अब इस एग्जाम्पल में हम जो हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड किए हैं या आइगन वैल्यूज़ फाइंड किए हैं उसको हम थोड़ा जनरलाइज करके देखते हैं, या हमारे पास हम कोई ऐसा तरीका यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं कि हम इसको आइगन वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए जनरलाइज कर सकें। मसलन L यहाँ पर R2 से R2 में है, बी द लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड बाय L ऑफ A1 A2 इज इक्वल टू A2 A1, यानी ये क्या कर रहा है ऑपरेटर, कंपोनेंट्स को एक्सचेंज कर रहा है। A1 की जगह पर A2 उसने कर दिया और A2 की जगह पर A1 कर दिया। अब हम क्योंकि हम तो लिखते हैं L ऑफ A1 A2 इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ A1 A2, तो हम यहाँ पर अगर वेक्टर को R से रिप्रेजेंट करें, यानी उसके दोनों कंपोनेंट R ले लें, R और R, तो हम लिख सकते हैं 1 बाहर लिखते हैं तो R और R अंदर लिखते हैं, यानी लैम्डा x इज इक्वल टू L ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा x। तो हमने इसी वेक्टर को लिख दिया है L ऑफ R R इज इक्वल टू 1 ऑफ R R। यहाँ से हम लिख सकते हैं L ऑफ A1 A2 इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ A1 A2। तो ये हम लैम्डा ऑफ A1 A2 लिखेंगे तो हम उसको लिख सकते हैं R R की फॉर्म में। अगर हम यहाँ पे वेक्टर को चेंज ही कर दें, A1 A2 को R और R लिखते हैं, तो हम लिखते हैं L ऑफ A1 A2 इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ A1 A2। तो हम A1 A2 को अगेन R और R ही लिखते हैं, तो हम इसमें से 1 कॉमन लेके लिख सकते हैं। तो L ऑफ सम वेक्टर इन R2 इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ दैट वेक्टर इन R2, और इसी तरह से हम L ऑफ
द वेक्टर आर माइनस आर को अगर लिखें एल ऑफ हम कहते हैं A1 A2 है ये अगर, तो A1 A2 का ही मल्टीपल यहाँ पे बाहर होना चाहिए, यानी एल ऑफ A1 A2 इज़ इक्वल टू लेमडा ऑफ A1 A2 हम इसको लिख रहे हैं। तो इस केस में क्योंकि ये इसको हम लिख सकते हैं -1 को बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये पहले कंपोनेंट को नेगेटिव करके नीचे लिख देगा और दूसरे कंपोनेंट को ऊपर लिख देगा, ठीक है ना। यानी आपका नहीं, पहला कंपोनेंट जो है वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा पहले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आर और -r पर जब l अप्लाई करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू r इंटू -r, क्योंकि जो आउटपुट है हमारी वो किस तरह की आती है, वो -r और r की फॉर्म में आती है, ठीक है ना, -r और r की फॉर्म में, यानी नीचे वाला कंपोनेंट ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो हम इसी जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है एल ऑफ A1 A2 जो कि आउटपुट जो है दोनों कंपोनेंट्स को एक्सचेंज करके दे देता है, तो हम उसको लिख सकते हैं कि अगर दोनों कंपोनेंट हम R ले लें तो उस केस में रिज़ल्ट जो है वो कंपोनेंट एक्सचेंज करने से भी वही आ जाएगा। और दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर हम ऊपर वाला कंपोनेंट R ले लेते हैं और नीचे वाला -r ले लेते हैं, तो उस केस में वो क्या करेगा, -r को ऊपर दे देगा और r को नीचे दे देगा, और नेगेटिव कॉमन लेने से हम r -r लिख सकते हैं। तो अब ये आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें कि हमने जो गिवन था ट्रांसफॉर्मेशन उसको r की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, एक बात, और दूसरा ये किया है कि जो r और r जो वेक्टर यहाँ लिखा है यहाँ पर भी वही वेक्टर लिखा है, यानी l ऑफ A1 A2 इज़ इक्वल टू लेमडा A1 A2 लिखा है, और यहाँ पर भी इसी तरह l ऑफ A1 A2 इज़ इक्वल टू लेमडा A1 A2, ऊपर जो वेक्टर है वो सेम है नीचे, यानी हमने L ऑफ A1 A2 इज़ इक्वल टू -1 A1 A2 लिखा है। अब इस केस में हम ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये L ऑफ A1 A2 यानी L ऑफ x इज़ इक्वल टू लेमडा ऑफ x है, और ये L ऑफ x इज़ इक्वल टू माइनस लेमडा ऑफ x -1 इंटू x2 है, ये भी लेमडा की वैल्यू। तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू पहले केस में 1 आ रही है और दूसरे केस में -1 आ रही है। इसी तरह से लेमडा 1 से रिलेटेड हमारे पास जो वेक्टर बनता है वो r बनता है, आइगन वेक्टर, और लेमडा की वैल्यू -1 के लिए जो आइगन वेक्टर है वो r और -r है, ठीक है। तो ये बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पर भी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ r, कि अगर हम r को 1 ले लेते हैं तो 1 1 वेक्टर होगा जो कि लेमडा 1 की वैल्यूज़ के साथ रिलेटेड है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, इस तरह के सारे वेक्टर्स हो सकते हैं लेमडा इज़ इक्वल टू 1 से एसोसिएट करते हैं, जो कि ये सारे आइगन वेक्टर्स हैं लेमडा इज़ इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू से रिलेटेड। और लेमडा इज़ इक्वल टू -1 आइगन वैल्यू के साथ रिलेटेड वेक्टर्स किस तरह के हैं, r -r की तरह के हैं, जिसमें कि हम r को अगर 1 दें तो 1 -1 2 -2 3 -3 इस तरह के वेक्टर्स हो सकते हैं, जो कि लेमडा इज़ इक्वल टू -1 के साथ हम जिनको असाइन कर सकते हैं। ये ग्राफिकली दिखाया हुआ है इसी चीज़ को ही कि 1 1 वेक्टर है तो इसके पैरेलल कोई और वेक्टर आ जाएगा 2 2 3 3 4 4, और 1 -1 अगर वेक्टर लेते हैं तो वो इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और 1 -1 के पैरेलल जो वेक्टर है वो -1 1 होगा, जो कि डायरेक्शन जिसकी ऑपोजिट है, लेकिन होगा वो पैरेलली, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ तक हमने कुछ आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स पे बात की है। इसके बाद हम ये एक एग्ज़ाम्पल है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, इसलिए इसको डिस्कस करना मैं ज़रूरी नहीं समझ रही यहाँ पे। इससे आगे हम चलते हैं एग्ज़ाम्पल 9 पर। एग्ज़ाम्पल 9 में एक और यहाँ पर टेक्निक यूज़ की है आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए। यहाँ तक हम आज का लेक्चर एंड करेंगे। एग्ज़ाम्पल 9 से इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है इन अ सेंस के
जो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसको अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे दें तो वो भी हम ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू वन बेसिस, डिफरेंट मैट्रिक्स हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बेसिस, डिफरेंट मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मुख्तलिफ बेसिस को यूज़ करके रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, मैट्रिक्स डिफरेंट हो सकता है, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वही होगी। तो हम आगे आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को भी इसी तरह से फाइंड करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग सम मैट्रिक्स दैट इज़ डिफाइंड फॉर सम बेसिस। कोई एक बेसिस के लिहाज से एक मैट्रिक्स हो सकता है, किसी और बेसिस के लिहाज से कोई और मैट्रिक्स हो सकता है। तो डिफरेंट मैट्रिसेस को लेके हम ये डिस्कस करेंगे कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स पर क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, दैट इज़ एंड फॉर नाउ।